Good morning student. Once again welcome you all on the Ashok Online YouTube platform channel. मित्रों मैं यूपीटेट के क्लास को लेकर चल रहा था और इसी क्रम में मैं आज के लेक्चर भी उसी बेस पे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में टेंस के बारे में डिस्कस कर रहा था, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट एंड डेफिनिट के पूरे पार्ट को मैंने बता दिया था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं इवन पास्ट एंड डेफिनिट बता दिया था और पास्ट कंटिन्यूअस बता दिया था। तो आज की इस क्लास में मैं अगला जो टेंस है इसी क्रम में जो आता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से। और अगला जो आता है वो है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो नेक्स्ट जो हमारा टेंस है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस मित्रों आपके पेपर में जो पूछा जाता है वो सबसे बेसिक चीज़ पूछा जाएगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसके रूल्स क्या हैं, ठीक है, अफर्मेटिव के रूल्स क्या है। तो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला, जैसे कि मैं पहले भी मैं बताते हुए आ रहा हूँ कि प्रत्येक टेंस के कितने प्रकार के सेंटेंस बन सकते हैं, 6 बन सकते हैं। तो जिसमें पहला मैं बताते हुए आ रहा हूँ, फर्स्ट जो बन रहा था वहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस का बन रहा। यहाँ भी मैं बात करूँगा अफर्मेटिव सेंटेंस की ही बात करूँगा, अफर्मेटिव सेंटेंस की ही बात करूँगा। तो जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर निकल के आता है। वो स्ट्रक्चर क्या होता है मित्रों, तो आइए मैं बताता हूँ उसका पहचान क्या होगा। और विद द हेल्प ऑफ रूल हम पहचानेंगे कि क्या हमारा ये सेंटेंस जो दिया गया है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आता है वो क्या आता है, सब्जेक्ट होगा, जैसे कि हम पहले ही बताते हुए आ रहे हैं। और इसमें आपसे एग्जामिनर बहुत पूछ सकता है, तो क्या पूछेगा आपको ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही होता है जिसको हम बोलते हैं हैड होता है। और इसके बाद मुख्य क्रिया आपसे अगर एग्जामिनर पूछ ले तो आप ध्यान दीजिएगा इस टेंस में मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिया जाता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपका जो आएगा अदर वर्ड आएगा। तो मित्रों ये हो गया एक अगला फॉर्म, ठीक है। इसी का अगर निगेटिव की अगर हम बात करें तो हमें कुछ नहीं करना, बस इस हैड के बाद हमें क्या लगाना है, नोट लगा देना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई completed और मत लिखिए, यहाँ तो मैं अगर लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए हैज के केस में, ध्यान दीजिएगा, और एक ऑप्शन आपको दे दिया जाए हैव दे दिया जाए, ठीक है। अगला आपको ऑप्शन दे दिया जाए हैड दे दिया जाए और एक ऑप्शन आपको दे दिया जाए हैव बीन दे दिया जाए, ठीक है मित्रों। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में क्या आप फिलअप करेंगे, सबसे बड़ी बात है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें हम क्या लें, ठीक है, क्या इसमें हैज लें या हैव लें। तो यहाँ देखिए 2 पॉसिबिलिटी बन जाएगी। पहला चीज़ ये बनेगा, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर मैंने यहाँ लिखा कि आई फिल इन द ब्लैंक कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो यहाँ 2 ऑप्शन बनेगा। पहला चीज़, मैं टाइम को नहीं दिया हूँ तो आप तुरंत आई के साथ हैव ले लेंगे, तब भी ये आंसर सही होगा। कब सही होगा, यह हो जाएगा आपका, अगर इस केस में लें तो इस केस में ये हैव आप लिखेंगे तो आंसर सही होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि आई फिल इन द ब्लैंक कंप्लीटेड वर्क और तो जैसे ही मैं कुछ चीज़ों को ऐड कर देता हूँ, जिस अगो हो गया, बिफोर हो गया, ठीक है, या लास्ट 6 मंथ अगर दे दिया जाए, ठीक है, तो इस कंडीशन में आप ध्यान दीजिएगा कि जब पीछे की हम बात करने लगते हैं तो यही जो हमारा हैव जो होगा यहाँ पे, ये किसको प्रयोग करने लगेगा, हैड को ले लेगा। तो पहले वाले सेंटेंस को मैंने लिखा था आई फिल इन द ब्लैंक कंप्लीटेड माई वर्क, तो उस केस में यहाँ तक हमारा जो आंसर हो रहा था ये हो रहा था। लेकिन अब अगर मैंने यहाँ दे दिया अ ईयर एगो कि मैं इस काम को 1 साल पूर्व ही कंप्लीट कर चुका था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अब क्या लगेगा, हमारा हेड लग जाएगा। तो बस थोड़ा सा आपको टाइम को ध्यान देना है
कि आपका प्रेजेंट वाली बात कर रहा है या फिर वो बीती हुई बातें को कर रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया मित्रों, कोई दिक्कत किसी को? या एग्जामिनर आपसे ऐसे भी दे सकता है, एक क्वेश्चन और भी दे सकता है। एक टाइप का क्वेश्चन क्या है, जैसे मैंने लिखा सी assignment before a day तो एक दिन पहले वो जमा कर चुकी थी, तो जाहिर सी बात है इस कंडीशन में हमें क्या ध्यान देना है, जब ये हैड लग गया है तो हैड के बाद यहाँ पर ध्यान देने की बात है, अगर क्रिया आपसे पूछा जाए मित्रों तो क्रिया क्या होगा यहाँ पे, जैसे मैंने कहा यहाँ पे सबमिट, और एक मैंने सेकंड ऑप्शन दे दिया आपको सबमिटेड, और सी ऑप्शन मैंने दे दिया सबमिट, और डी ऑप्शन आपको दे दिया नल। तो यहाँ बताइए आप लोग क्या लगेगा, तो अगर इसकी हम बात करें तो सी हैड हो गया, तो इस हैड के बाद आने वाला क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, आप भी जानते हैं अकॉर्डिंग टू अगर रूल की बात करें तो यहाँ हैड के बाद थर्ड फॉर्म कौन सा है, तो सबमिट एक फर्स्ट फॉर्म है, ये होगा नहीं। सबमिटेड यहाँ पे आपको ये V2 और V3 दोनों है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ हम बात करें तो क्या हमारा V5 है, और इस ऑप्शन की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो मित्रों अभी अकॉर्डिंग टू अगर हमारे रूल की बात करें तो इसका आंसर जो सही होगा वो क्या होगा, बी हो जाएगा, इसलिए ये हमारा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में भरा जाएगा। तो मित्रों ये दो तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आपसे हेल्पिंग वर्ब पूछ सकता है या तो आपको मुख्य क्रिया पूछ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये अफर्मेटिव का सेंटेंस आपको कंफर्म हो गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके मित्रों, अगला अगर हम बात करें इसी क्रम में नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों, तो अगर इसके निगेटिव की अगर हम बात करते हैं, यहीं पे अगर मैं इस चीज़ को हटाकर मैं निगेटिव सेंटेंस की अगर लगूंगा बात करने, तो हमें एक चीज़ बस थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा स्ट्रक्चर में, वो क्या होगा आइए बताते हैं। अगर हम बात करें इसमें, देखिए अगला जो सेंटेंस होगा वो होगा निगेटिव सेंटेंस, बी जो पार्ट होगा यानी सेकंड नंबर जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस। तो जब हम पास्ट परफेक्ट के निगेटिव सेंटेंस की जब हम लगते हैं बात करने, तो मित्रों आप लोग ध्यान दीजिएगा, बस हमें क्या करना रहता है, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या ऐड करना है, एक एडिशनल चीज़ नॉट को ऐड करना है। उसके बाद मुख्य क्रिया का भी रूप अगर आपसे पूछा जाए इस टेंस में भी तीसरा होता है, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद। ठीक है, तो ये होता है आपका, इसका स्ट्रक्चर होता है निगेटिव सेंटेंस का। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही हैड नॉट डन हिज वर्क till last Monday, like that, last Monday। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हैड के बाद नॉट, नॉट के बाद क्रिया का कौन सा फॉर्म किया गया, यहाँ पे प्रयोग थर्ड फॉर्म प्रयोग किया गया। तो इस तरह से ये हमारा नेगेटिव हो गया। और अगर इंट्रोगेटिव की हम बात करें तो इंट्रोगेटिव का अगर आपसे पूछा जाएगा, बताइए इंट्रोगेटिव का आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत आसान है। आइए बता देते हैं उसमें भी, क्योंकि आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जैसे कि हम पहले ही बताते हुए आ रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या मिलेगा, दो चीज़ें मिलेंगी। पहला मिलता है SNO टाइप के रूल। अगर रूल की हम बात करें तो इसमें दो तरह की रूल बनती हैं। पहला बनता है SNO टाइप का रूल, सेकेंड बनेगा आपका WS टाइप। अगर इसकी हम बात करें SNO टाइप की अगर हम बात करें मित्रों, तो SNO टाइप में हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, इसी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, हैड। हैड के बाद आपका सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के बाद आप ध्यान दीजिएगा क्रिया का थर्ड फॉर्म बनेगा, और क्रिया का थर्ड फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपका अदर वर्ड बनेगा। ओके स्टूडेंट,
अगली जो हम बात करेंगे WH टाइप की बात करेंगे, तो WH टाइप बहुत ही आसान होता है। WH टाइप की जब भी हम बात करते हैं मित्रों, तो ध्यान दीजिएगा, हमें कुछ करना नहीं रहता, सिर्फ यस या नो टाइप वाले रूल में हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड को ऐड कर देना है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सबसे पहले WH वर्ड आएगा। अब WH वर्ड आप सब लोग जानते हैं, जिसमें रीजन पूछा जाए, वाई, वेयर, वेन, हाउ मच, हाउ मेनी की बात करते हैं, ठीक है, इवन हु की बात करते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, ये सभी को WH वर्ड बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा आएगा हेड होगा, और हेड के बाद आपका होता है जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपका जो होगा ये M3 होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपका डबल, ये देखिएगा अदर वर्ड, यहाँ क्वेश्चन मार्क ध्यान दीजिएगा, आप इंटरगेटिव है तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट का एक पहला फॉर्म हो गया। एक दूसरा जो फॉर्म होता है जिसमें सेंटेंस को हमेशा कोशिश किया जाता है कि उसको कंपाउंड सेंटेंस में बनाया जाए। तो स्टूडेंट आइए हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, कैसे वो कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। स्पेशली कंपाउंड सेंटेंस इसी टेंस में आते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो आइए उसकी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार। तो ये तो सिंपल हो गया, सिंपल वे में आप पहचान सकते हैं, हैड प्लस V3 से हम पहचान लेंगे कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर आपको क्या करेगा, आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, सॉरी कंपाउंड फॉर्म में भी दे देगा। जब वो कंपाउंड फॉर्म में देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस टेंस में है। तो आइए उसी के बारे में हम बात करते हैं मित्रों। तो अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का एक अगला जो सेकंड जो रूप बन के आता है वो इन कंपाउंड फॉर्म, इन कंपाउंड फॉर्म। इन कंपाउंड फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर बन के आता है कंपाउंड फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा मित्रों, सबसे पहला जो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसके बाद मित्रों ध्यान दीजिएगा, बिफोर आता है, बिफोर के बाद एक दूसरा सब्जेक्ट आएगा। इस सब्जेक्ट के बाद हमेशा ध्यान दीजिएगा मित्रों कि क्रिया का यहाँ सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा, और इसके बाद आपका अदर वर्ड आता है। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड फॉर्म हो गया किसका, पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब मित्रों आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, एग्जामिनर आपका या तो यहाँ पे वर्ब का फॉर्म पूछेगा और यहाँ पे वर्ब का फॉर्म पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा बहुत आसान होता है इसको पहचानने के लिए। ये जो पूरा स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट वाला आप देख रहे हैं बिफोर के पहले वाला, अगर मैं इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, यहाँ पर सिर्फ हम इतने की अगर हम बात करें, तो हिंदी के वाक्य में अगर देखें तो हमें क्या मिलता है, तो हमें हिंदी के वाक्य में जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा डॉक्टर के आने के पहले सभी रोगी अस्पताल पहुंच चुके थे। मित्रों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली आपके पेपर में इस तरह की चीज़ें नहीं पूछेगी टेंस फॉर्म में, लेकिन आपको सिर्फ मैं समझाने के पर्पज़ से मैं इस चीज़ को लिखा हूँ। ध्यान दीजिए मित्रों, अभी पे यहाँ की अगर हम बात करें इस पूरे फर्स्ट वाले पार्ट को, तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सबऑर्डिनेट क्लास। और ये चीज़ें मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यूपी टेट में ये कंपाउंड सेंटेंस एक लिखा हुआ था और पूछा गया था कि इस कंपाउंड सेंटेंस में बताइए सबऑर्डिनेट क्लास कौन है, प्रिंसिपल क्लास कौन है। बच्चे नहीं पहचान पाए थे और कंफ्यूज हो गए थे। तो ध्यान दीजिएगा, बिफोर के पहले जो पार्ट आता है सब्जेक्ट हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, तो इसी को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लास।
ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आश्रित उपवाक्य हिंदी में बोलते हैं। और ये बिफोर के बाद जो आता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, ये सब्जेक्ट V2 प्लस अदर वर्ड में जो आते हैं इनको हम एक क्लास का नाम देते हैं। और ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लास। क्या बोलेंगे इसको? प्रिंसिपल क्लॉज। अब मित्रों क्लास क्या होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्लास का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड ही होते हैं, ठीक है। एटलीस्ट ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें कि मिनिमम एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो, ठीक है मित्रों। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड को हम बोलते हैं क्लास बोलते हैं। तो आइए हम समझते हैं, अगर इस एग्जाम्पल के माध्यम से अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्या इसमें हमारे दो उपवाक्य हैं, तो है उपवाक्य। पहला देखिए, पहला है डॉक्टर के आने से पहले यहाँ तक। दूसरा हमारा उपवाक्य क्या है, सभी रोगी अस्पताल पहुँच चुके थे। ये दो के दो हमारे उपवाक्य मित्रों। अब आपको ये ध्यान देना है कि इसमें से कौन सा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कौन सा हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, और उसी के बिहाफ पे हम इस चीज़ को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। मित्रों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी हम इन अ कंपाउंड, ध्यान दीजिएगा, इन अ कंपाउंड फॉर्म की जब हम भी बात करते हैं तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत यही है मित्रों कि जो काम पहले होता है, ध्यान दीजिएगा, वो सबऑर्डिनेट होता है, जो बाद में होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। इससे भी आसान मैं बताऊं कि वे उपवाक्य जो किसी दूसरे पे आश्रित होते हैं उसको हम बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। और इस देखिए, इसमें अगर सभी अस्पताल पहुंच चुके हैं तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है पहुंचने का काम? क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि इसके ऊपर ये डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर ये नहीं आता तो सभी लोग पहुंचे होते? नहीं पहुंचते। जाहिर सी बात है, डॉक्टर आ रहा था इसलिए सभी लोग पहुंचे हुए थे। तो ये हो गया आश्रित उपवाक्य और इसी को हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज। या आप एक सिंपल सा सेंटेंस भी सुनेंगे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो जाहिर सी बात है, मरीज का मानना किसके ऊपर डिपेंड था? डॉक्टर के आने से। अगर डॉक्टर पहले आ गया होता तो मरीज नहीं मरा होता। तो इसलिए जो उपवाक्य आश्रित होता है उसी को बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जिसके ऊपर आश्रित होता है उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। अब इसको हम बना सकते हैं कि नहीं? इजी गोइंग में बना सकते हैं। तीसरी रूल से बनाएंगे तो सबसे पहला काम क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा सबऑर्डिनेट में क्या है? सभी रोगी। तो क्या होगा? ऑल द पेशेंट। अब इसके बाद क्या लगेगा? हेड। अब पहुंचने के लिए थर्ड फॉर्म क्या प्रयोग किया जाएगा? रीच्ड। कहाँ पे? अस्पताल पे। एट द हॉस्पिटल। एट द हॉस्पिटल ऑल द पेशेंट्स हैड रीच्ड एट द हॉस्पिटल। अब क्या लगेगा? बिफोर। अब प्रिंसिपल क्लॉज कौन है? डॉक्टर के आने से पहले। तो बिफोर द डॉक्टर। बिफोर द डॉक्टर। अब क्रिया का कौन सा रूप लगेगा? तो देखिए V2, तो V2 का क्या होगा? कम का केम। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ें पूछती हैं आपके एग्जाम में, बहुत ही आसान होता है। तो मैं दो चीज़ें ध्यान देना। पहला चीज़ ये कि जब कभी भी इन्हें कंपाउंड फॉर्म में पढ़ेंगे तो इस हैड के बाद इस क्रिया का फॉर्म पूछेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्रिया का फॉर्म होता है थर्ड फॉर्म, और इसमें इस बिफोर के बाद, इस सब्जेक्ट के बाद आपको इस वर्ब का फॉर्म पूछेगा। तो ये वर्ब हमेशा किसमें लिखा जाएगा? V2 में पूछा जाएगा मित्रों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपके यूपी टेट के पेपर में यही पूछा गया था कि इन द गिवन सेंटेंस, सेंटेंस ऐसे ही था, अब पूछा गया था इन द गिवन सेंटेंस विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज सबऑर्डिनेट या विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रिंसिपल। तो ये बता लेंगे। अगर आपसे सबऑर्डिनेट पूछेगा कौन सा पार्ट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सबऑर्डिनेट होगा, और डॉक्टर केम जो है ये हमारा चीज़ें क्या बन जाएंगी? ये हमारी प्रिंसिपल बन जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। मित्रों एक चीज़ बस थोड़ा सा रिवर्स हो जाती है। रिवर्स कैसे होता है? अगर इसी बिफोर के बाद कभी कभी हमारे पेपर में आफ्टर का भी कंडीशन आता है। क्या आता है? आफ्टर की कंडीशन। और जैसे ही आफ्टर आएगा ना तो ये चीज़ें रिवर्स हो जाती है। रिवर्स कैसे होंगी आइए मैं उसको भी बता देता हूँ। रिवर्स के केस में क्या होता है, दोनों को कोरिलेट करना मैं चाहूँगा। तो अगर मित्रों अगर हम बात करें तो ये तो हो गया बिफोर के केस में। अगला जो स्ट्रक्चर हमारा बन के आता है वो हमारा बन के आएगा ये इन कंपाउंड फॉर्म में पहला स्टार, सेकंड स्टार ध्यान दीजिएगा आप लोग रूल के फॉर्म में। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या था? बिफोर था। अब आफ्टर के केस में क्या होगा?
जैसे मैंने उस केस में क्या लिखूंगा, सबसे पहले अब ये चीज़ पहले आ जाएंगी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म के बाद ध्यान दीजिए अदर वर्ड आएगा तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। इसके बाद आपका आता है आफ्टर, आफ्टर के बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अब क्या लिखा जाएगा, ये वाला पार्ट पूरा इधर आ जाएगा, हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो मित्रों आप देख रहे हैं थोड़ा सा क्या हो गया, रिवर्स हो गया है। आफ्टर के केस में जो हमारा प्रिंसिपल लास्ट में प्रयोग किया जा रहा था, अब वो प्रिंसिपल क्लास हमारा पहले होगा, और आफ्टर के केस में जो सबऑर्डिनेट क्लास पहले प्रयोग किया जा रहा था, अब वो सबऑर्डिनेट क्लास हमारा क्या हो जाता है, लास्ट में प्रयोग कर दिया जाता है। तो बस थोड़ा सा आपको रिवर्स वाला कंडीशन को ध्यान देना है, बहुत ही आसान होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा कि सूर्योदय होने के बाद मैंने चाय लिया, ठीक है, यानी सूर्योदय हुआ उसके बाद मैंने चाय को ग्रहण किया। तो उस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला काम हमने ग्रहण करने का काम किया, तो इस टेंस से बनेगा। तो कोई किसने किया, तो मैं, तो क्या होगा आई, और उसके बाद किसी चाय को, गर्म चीज़ को पीने के लिए हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आई हैव प्रयोग करेंगे, ड्रिंक का बात नहीं करते हैं चाय पीने के लिए। तो आई, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा V2 लिखना है, तो आई, अब यहाँ डाइज बात है, तो आई ड्रिंक होगा कि हैड होगा, क्या आई हैड होगा, हैड का सेकंड फॉर्म हैड हो जाता है, आई हैड, अब क्या होगा आई हैड टी, ठीक है, आई हैड टी। उसके बाद आई हैड टी आफ्टर, अब आफ्टर हो गया सूर्योदय होने से पहले, तो क्या होगा आफ्टर द सन हैड होगा, अराइज का सेकेंड फॉर्म राइजन। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इस फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी आपको हैड टेकन भी हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई हैड टेकन करेंगे तो परफेक्ट हो चला, बस आई हैव, तो आई हैव लंच होता है ना, आई हैव टेकन और टी, आई हैव टेकन और टी, तो हैव टेकन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ प्रयोग कर दिया हम, हैव की जगह पे हैड मैंने ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा, आफ्टर के केस में बस चीज़ें क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, और क्या बिफोर के केस में वो चीज़ें क्या रहती हैं, एज इट इज होती हैं। सबऑर्डिनेट पहले होगा, प्रिंसिपल बाद में होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। तो अगला हम जो टेंस की बात करेंगे मित्रों, ध्यान दीजिएगा, वो क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अगला जो हम बात करेंगे वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए मित्रों बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे आसान जो चीज़ें होती हैं, इसमें क्या रहता है कि यह टाइम भी दिया रहेगा, और उस टाइम क्या होगा, जब हम बात करेंगे तो कार्य क्या होगा, जारी रहता है। जैसे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बता चुका हूँ आपको, और यहाँ पे भी उसी बात को मैं जिक्र करूँगा, बस थोड़ा सा अंतर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब का अंतर होता है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, सिंस और फार का प्रयोग वहाँ भी टाइम के पहले किया जाता है, और इस टेंस में भी हम सिंस और फार का प्रयोग करेंगे मित्रों। आइए हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें, इसमें जो होता है कार्य टाइम के साथ किया जाता है, ठीक है, लेकिन हम पास्ट की बात करते हैं तो बहुत ही आसान होता है। इसके अगर अफर्मेटिव की अगर हम बात करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब या स्ट्रक्चर के सहारे से ही हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस टेंस में दिया गया है। तो मित्रों अगर हम बात करें यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस की पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, तो रूल में हमें क्या मिलता है, देखिए रूल में हमें मिलेगा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, और आपसे अगर एग्जामिनर ये चीज़ें पूछे कि बताइए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो ध्यान देने की बात है डियर स्टूडेंट, इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है जिसको हम बोलते हैं हैड बीन।
क्या है, हैड बीन। लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो वहाँ दो हेल्पिंग वर्ब मिलता था, हैज़ बीन और हैव बीन मिलता था, और यहाँ पे सिर्फ क्या मिलेगा, हैड बीन मिलेगा। और इसके बाद आप क्रिया का चौथा रूप का प्रयोग किया जाता है, या जिसको बोलते हैं आईएनजी फॉर्म को। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड होगा। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस टाइम के पहले एक प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, सिंस होता है या फार होगा, इसके बाद आपका एक टाइम आ जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन के आता है किसका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। मित्रों पहले भी मैं बता चुका हूं कि अगर स्टार पॉइंट ध्यान दीजिएगा, सिंस का जो प्रयोग किया जाएगा, सिंस का प्रयोग यूज्ड बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि सिंस का प्रयोग तब करेंगे जब हमारा टाइम क्या हो, निश्चित हो। पॉइंट ऑफ टाइम में जैसे मैंने क्या क्या बात कर दिया, पॉइंट ऑफ टाइम पर पहले भी मैं बता चुका हूँ, जैसे 1957 मैंने कह दिया, ठीक है। फिर मान लीजिए इसके बाद मैंने अगर कह दिया चाइल्डहुड की बात मैंने कह दिया, ठीक है, ये भी बचपन की बात कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से मैंने मान लीजिए अगर मैंने कहा आपको, और अगर मैंने कहा पॉइंट ऑफ टाइम के फिक्स की बात करें, मैंने कहा मंडे का दिया, फिर मैंने कहा जनवरी का दिया, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। तो ये पूरे के पूरे पॉइंट ऑफ टाइम हो जाते हैं। और या फिर आप किसी के ठीक पहले आपने प्रयोग कर दिया, लास्ट की बात कर दिया। तो जब कभी भी हम फिक्स की बात करते हैं कि ये सभी के सभी क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और अगली अगर हम बात करें मित्रों किसकी, अगर फॉर की बात करें तो फॉर का मतलब जैसे फॉर का प्रयोग क्या किया जाएगा, और इसमें ध्यान दीजिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको मैंने कहा सुबह से लेकर शाम तक दो सिर्फ एक ही बात होता है, तो क्या हो जाएगा इसमें, ये भी हो जाएगा। इवन मॉर्निंग आता है तो मॉर्निंग भी फिक्स है, क्योंकि ये भी दो बार नहीं आता है। तो जितने भी फिक्स टाइम होते हैं जो परिवर्तन नहीं होते हैं, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत हम ले लेंगे, ठीक है। अगली फार की बात करें तो फार का प्रयोग किया जाता है यूज्ड, ठीक है, बिफोर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, वे टाइम जो चलता रहता है, क्या चलता रहता है, तो ऐसे टाइम को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। अब पीरियड ऑफ टाइम के पहले हमेशा फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग आप कीजिएगा। बस दो ही चीज़ आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा कि हिंदी में मैं ले लेता हूँ सबसे पहले, फिर मैं बताऊँगा आपको कि मैं अगर कहूँ कि मैं इस इंस्टीट्यूट में, इस संस्था में 2014 से काम कर रहा हूँ, तो 2014 हमारे लिए क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ टाइम बनेगा। अब देखिए कैसे हम लिखेंगे, सेंटेंस आपको दे देगा, आई हैड बीन फिल इन द ब्लैंक इन दिस इंस्टीट्यूट 14। आपके मान लीजिए पेपर में ऐसे दे दिया और आपके पास ऑप्शन दे दिया गया टीच फॉर, बी ऑप्शन दे दिया टीचिंग सिंस, सी ऑप्शन आपको दे दिया टॉट फॉर, और डी ऑप्शन आपको दे दिया टॉट सिंस। तो मित्रों अगर ये चीज़ें आपको पता होंगी तभी आप इसको कर पाएंगे आंसर को, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं, कहा कि मैं इस संस्था में 2014 से पढ़ा रहा था, तो 2014 हो गया तो जाहिर बात तो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम हो गया। तो इसके ठीक पहले हमारा क्या लगेगा, पहला तो चीज़ यही चेक कर लीजिए, यहाँ सिंस लगेगा। तो सिंस वाले केस को पहले ले लीजिए। हमारा सिंस वाले केस किस में है, एक इसमें है और एक इसमें है। तो फॉर वाले केस को हम एलिमिनेट करते हैं, सी ऑप्शन को एलिमिनेट करूंगा और किसको एलिमिनेट करूंगा, फॉर वाले ए ऑप्शन को एलिमिनेट करूंगा। अगला मैं बताया हूं कि हैड बीन के बाद आने वाला क्रिया का कौन सा रूप प्रयोग किया जाएगा, चौथा,
तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें मित्रों, तो बताइए यहाँ पे क्या प्रयोग किया जाएगा, बीन के बाद V4। अब V4 कहाँ पे है, तो V4 आप देख रहे हैं यहाँ भी है V4, और यहाँ क्या है हमारा V2 और V3 है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। सही आंसर क्या होगा हमारा। तो इस तरह से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो इस तरह के फिल इन द ब्लैंक आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्पेशली इन केस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है मित्रों, अगला अगर मैं एक सेंटेंस और ले लूँ, अगर फॉर के केस में, जैसे मैंने कहा कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था या पिछले 2 घंटे से पढ़ा रहा था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, अगर इसी सेंटेंस को मैं मॉडिफाई करूँ ऐसे, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश लास्ट 2 आवर्स। तो 2 घंटे क्या हो गए, तो 2 घंटे के केस में भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 घंटा 4 घंटा में कन्वर्ट होगा, 5 घंटे में 6 घंटे भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, फॉर के केस में आएगा, और इसी कंडीशन में हम यहाँ क्या प्रयोग कर देंगे, फॉर का प्रयोग कर देंगे। ओके मित्रों, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। बस ध्यान दीजिएगा, इस पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर ये चीज़ें आप समझ गए हैं तो आप इस सेंटेंस में कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो इस तरह मित्रों आज के लिए इतना ही, इस क्लास में मैं यहाँ स्टॉप करना चाहूँगा, और कल मैं आपसे बात करूँगा इस क्लास में फ्यूचर के बारे में, और फ्यूचर के सभी टेंस के बारे में वहाँ मैं डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और आपको समझ में आई हैं तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, और आपका जो सपोर्ट है हमारे लिए एक इंस्पिरेशन का काम करता है, तो आप लोग लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।